Hmm. Hmm. So, am I audible? Clear? Okay, good. So, let's begin then today. First of all, very congratulations as you are beginning with 11th, and all the best also. Okay. So the thing is, I think okay, fine. So I think you had your physics and chemistry classes. Yes. And you must be now almost at least that introduction must be given to you that the things are not same till like the class 10th. Am I right? यस एंड आई थिंक आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि 11th जो है वो क्लास अभी तक जो आपने स्कूल में पढ़ा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है ठीक है एंड मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विल चेंज मेनी ऑफ द things you have studied till now, you will come to know that they are very much on the periphery, whatever you have studied. Okay, but now the things are different, details are different, and the what you say that the pattern of your studies will also change. Okay, that means it's not like mugging up the things and giving the exam and forgetting the things. It will not be like that. Whatever you have studied in 2021 April, whatever you are studying, you have to make sure that it should remain with you till you just get that first year of your MBBS. Means yeah, definitely your target must be the NEET. Okay, so आपको ऐसा है कि 11th हो जाएगा तो 11th का सब भूल जाएंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। 11th में आज जो आप पढ़ रहे हो वो तब तक काम लगेगा जब तक आप अपने फर्स्ट ईयर का कॉलेज कंप्लीट नहीं करते हो तब तक, बिकॉज these things whatever you are studying it will be a core base to you। जैसे आप क्लास नर्सरी में एडमिशन लिए थे जब तो आपके आई थिंक स्कूल्स में जो टीचर है शी मस्ट हैव टॉट यू हाउ टू राइट अल्फाबेट्स ABCD सब आपको लिखना सिखाया है ना। तो लिखना सिखाने से पहले आपको टीचर्स जो है वो समटाइम्स शी गिव यू दैट दिस कि ए लिखने से पहले ऐसा वाला लाइन आना चाहिए आपको ड्रॉ करने वाला, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, these things you should be holding a pen, that is a baby step when you are in preschool। देन यू कम अक्रॉस कि अच्छा ABCD होता है, ABCD के बाद CAT कैट DOG डॉग पता चलता है और उसके बाद स्टेटमेंट्स पता चलता है। ठीक है, सिमिलरली क्लास 11th जो है वो साइंस की फील्ड के लिए नर्सरी है बेटा। यू विल स्टडी एवरीथिंग, बट डिफरेंस ये है कि वहां पर आपको स्टैंडिंग स्लीपिंग और ये सारी जो लाइंस करने के लिए पूरा पूरा महीना पूरा पूरा मतलब पूरे शायद नर्सरी भर आप यही करते होंगे। यहाँ पर टाइम बहुत कम है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट, यू हैव टू बी ऑन योर पेस एंड यू हैव टू कीप योर सेंसेस ऑन। आपके आँख कान नाक सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए इफ यू आर इन साइंस, बिकॉज द थिंग इज यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो आपके टीचर्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है।
एवरी एकेडमिकली आई एम सेइंग, आपके टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा है वो लाइन, या आपका टीचर जो लाइन बोल रहा है, जो वर्ड्स को प्लेस कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट पार्ट यू शुड नो। एंड आई थिंक अभी तक आप वो जो गियर अप है एक कि वार्म अप एक्सरसाइज जैसा कि साइंस है, बहुत मेहनत करना है, टफ है ना, ये है वो है, डर लगता होगा। एंड डर लगने वाली चीज भी है सॉर्ट ऑफ, बट इट्स नॉट लाइक दैट यू विल गोइंग टू डाई इन दिस एंड वी आर गोइंग टू किल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सब कुछ अगर रिदम में चलता रहेगा तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इट शुड बी ऑन टाइम, इट शुड बी ऑन रिदम। Okay, and all of you must be having that dream of wearing a white coat and having that stethoscope in your neck. So, dreaming a doctor's job is a big thing, big thing. Okay, so that part you should know. एंड आप लोग ये भी सब आएगा कि आउट ऑफ पीसी एमबी, दीज फोर थिंग्स इन साइंस, बायोलॉजी इज समथिंग कि रट्टा मार के भी पास हो जाता है, ऐसा आप सुनोगे। इट्स ओके, लेट देम, लेट पीपल से दैट, बट द थिंग इज बायोलॉजी इज नॉट समथिंग लाइक दैट यू रट्टा मार के, क्योंकि आप सबसे पहले आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं। इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज भी बहुत सारे हैं, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर पॉपुलेशन इंजीनियरिंग की तरफ डाइवर्ट है। मेडिकल की तरफ कॉलेजेस तो कम हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आप देखते हैं, दे आर बिट लेस, एंड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में। और उनके लिए कंपटीशन जो है वो कट थ्रोट है, मतलब गला तक काट देंगे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस फील्ड में अगर बायो सब्जेक्ट के जो आपको उस फील्ड तक ले जा रहा है, इट इज समथिंग, वो सब्जेक्ट रट्टा मार के तो पास नहीं होगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर विथ योर बेसिस। ओके, सो जस्ट सी दिस। एंड हाँ, कुछ चीजें हैं जहाँ हम आपको खुद बोलेंगे कि ये चीज आपको बस घुसा लेनी है, दिमाग में रट लेना है, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एंड लेट्स सी दिस, दैट medical and national eligibility and come entrance test, that is called NEET, that you will be giving in 2023, your batch. So total marks is something that is called 720, and 4 marks each question. Negative marking is -1, and number of questions from your physics, chemistry and bio will be this 45, 45 and 90. So this is how your bifurcation of the subject will be. And uh, when these types of things are given, 4 marks each and all that, definitely आपको फिजिक्स में बहुत कुछ सॉल्व करना होगा, और एमसीक्यू का आंसर जो है वो मार्क करना होता है, इट टेक्स टाइम। केमिस्ट्री में भी काफी सारे इक्वेशंस जो है वो आपको, वो आप जो करते हो बहुत सारी चीजें, वो रिएक्शंस डाल डाल के आपको लाने होंगे, तो इट इज ऑल्सो बेटर। एंड बायोलॉजी इज समथिंग यू हैव टू टेक आउट द कोर, कि एक लाइन अगर टीचर ने बोली है तो वो कहाँ पर है, कैसे है, पोजीशन वाइज, एवरीथिंग यू शुड नो। दैट्स व्हाई 90 क्वेश्चंस आर देयर फॉर नीट। ओके, ऑल दीज आई थिंक आपका जब ओरिएंटेशन क्लास हो रहा था तब आप लोग सभी लोग वरीड थे, मैं सर हम बुक कौन सी लें, रेफरेंस बुक्स। ओके, first of all, you should know that your NCRT is your everything. That means गीता बाइबल आप जो मानो उसको, ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। So that part you should be aware of. And once your NCRT, definitely NCRT आपको बहुत सारा डिटेल नहीं देगा। आप कई बार ऐसा सोचोगे कि बुक में तो बहुत कम है और मैम ने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, अब तो वैसा होगा, बट एक आउटलाइन जो है वो एनसीईआरटी ही प्रिपेयर करके देता है। ठीक है, सो दैट यू शुड नो। एंड इफ यू आर थरो विथ योर एनसीईआरटी मीन्स आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूरी तरह से उसमें घुसे हुए हो, then I think cracking NEET or JEE, whatever you are planning for,
क्योंकि कुछ होंगे शायद जो मैथ वाले भी होंगे, पीसीएम भी ऑप्ट करते हैं जो। तो आप अगर दोनों फील्ड्स में हो तो आपको एनसीईआरटी किसी के लिए भी, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो के लिए, if you are thorough with each and every line, nobody can means make you that कि आप black back हो या कुछ हो. So it's a very good book. With that, for biology, you have many of the books. First of all, आपने अरिहंत वगैरह तो शायद सुना ही होगा अपने सीनियर्स से और घर में या किसी से, तो वो बुक्स अच्छी हैं, यू कैन डेफिनेटली रेफर देम, देयर इज नो हार्म इन इट, ओके। बट द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्लास में करेंगे और जो मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी या जो चीज़ है, वो आप थरो हो, उसके बाद बुक्स खरीद लेना, ठीक है। रश नहीं करना है, अभी से जाके स्टोर पे जाके खड़े नहीं हो जाना है कि मुझे ये बुक चाहिए वो बुक चाहिए, ओके। हैव पेशेंस, you will be provided with that also. So this is what the NEET is. Then your 11th syllabus. I think this is how it is being classified. First four chapters are dedicated to diversity in living organisms, and till from class 9 10th अभी तक आप ये काफी सारी चीजें एक चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट्स में पढ़ा पढ़ा हुआ होगा आपने। अब उन पार्ट्स का एक एक चैप्टर है, this is how the things will go. So plant kingdom, animal kingdom, I think class 9th में आपने diversity in living organism एक चैप्टर था, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के चार चैप्टर्स हैं, सो यू कैन इमेजिन द, बोलते हैं ना, हाउ मच वाइड द स्कोप इज। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। सेकेंड यूनिट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट इज morphology, anatomy, and structural organization in animals. Okay, so that is also very important. आप जो वो पढ़ते थे ना, टिश्यूज की एपिथेलियल और ये सब जो चीजें हैं, वो सॉर्ट ऑफ इसमें आएगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, गाइनीशियम क्या है, एंड्रीशियम क्या है, वो सारी पार्ट्स इसमें है इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, ओके। एंड थर्ड इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, आई थिंक क्लास 8 9 10 से आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल होगा, ओके। बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत वाइड रहेगा, so be prepared for that. Next is plant physiology. Plant physiology means transport, mineral nutrition, photosynthesis, respiration in plants and plant growth. Anybody is from ICSE? Yes, ma'am. You must be aware of this. Yes, ma'am. ओके। बट अभी जो आपके जो आईसीएसई के चैप्टर्स थे बेटा, उससे कई ज्यादा डिटेल्ड है ये सब कुछ। आपको फायदा ये होगा कि आप काफी सारे वर्ड से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, ओके। सो वो आपका एक प्लस पॉइंट है, सो होल्ड ऑन विथ इट, ओके। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। ह्यूमन, यस बेटा। मैम जैसे कि हम लोग 10th में हर टॉपिक प्लांट के बारे में जैसे लाइफ प्रोसेसेस मैम जैसे फोटोसिंथेसिस के ऊपर पढ़े, हाँ डार्क और केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन के ऊपर मैम तो वैसे पूरा एक चैप्टर पे। यस ऑलमोस्ट, मतलब अब वही हम आपको समझा रहे हैं कि बेटा स्कोप बहुत बड़ा है, जो सिलेबस है इट इज हैविंग अ वेरी वाइड स्कोप। अब ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में सब कुछ डाल दिया, लाइफ प्रोसेसेस में सब कुछ था, डाइजेशन था, रेस्पिरेशन था, और सर्कुलेशन भी डाल दिया था, एक्सक्रीशन भी डाल दिया था, अब एक एक चैप्टर है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड यू आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, so what will happen is that you will come come across very minute details of each and every system, जो अभी तक शायद आपको टीचर्स अगर पढ़ाते होंगे तो बोलते होंगे कि ये हायर क्लासेस में आएगा, अगर आप बायो पढ़ोगे तब आएगा, जो डॉक्टर्स बनते हैं वो पढ़ते हैं। So that like that thing will come over here now. The things will be very minute. The things will be going in lot of details.
physical, chemical, and everything will be included in this. So you should be aware of. Is it clear? Okay. So the thing is, this is what you should know. And next is, so we will, this is anything you want to ask me? Any, okay. Yes. biology पर सबकी योग्य सके जो अभी तक आपने पढ़ा है वो, उसको ही हम मेहनत करेंगे तो बढ़ेंगे yes, lot of details you will study. Okay. So बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब मैम इसके बाद भी और हाँ, क्लास 12th में अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी बाकी है बेटा, खत्म नहीं हो गया है यहाँ पर। मतलब क्लास 11 का सिलेबस ह्यूमन फिजियोलॉजी में हाँ, ये 22 चैप्टर्स है, इट बिलोंग्स टू क्लास 11। देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा सा और कंटिन्यूड है, दैट विल बी इन क्लास 12th। ओके। नाउ सी दिस। ओके फाइन। अनदर थिंग इज दैट आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर प्लानिंग फॉर दिस। सो आपको पेपर तो एक ही देना है, ठीक है? तो आपकी जो रेस है वो एक ही टाइप की है, आपके ट्रैक्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? दौड़ना आपको इसी के लिए है, तो फर्स्ट तो आना पड़ेगा उसके लिए। तो आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, या आप आईसीएसई से हो, तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि हमें कम मेहनत में ज्यादा कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। you have to equally burdened, equally you have to face the things. Okay, सभी के लिए एक जैसा चैलेंज है। It's not like fair to somebody or it's not unfair to somebody. ठीक है, आपको आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज करने हैं। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सब चीजें स्टार्ट करने से पहले, कि आपके जो भी 11th और 12th के मार्क्स है ना बेटा, वो मैं कितना पढ़ाती हूँ क्लास में, कितने घंटे का क्लास होता है, या किसी और टीचर का कितने घंटे का क्लास होता है, आप कितनी देर ऑनलाइन हो, कितनी देर ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपके जो मार्क्स आएंगे ना, वो उतने ही आएंगे जो आप क्लासेस के बाद पढ़ने बैठोगे अपने लिए, जिसमें आप स्टडीज करोगे, जिसमें आप मेमोराइज करोगे, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे। अगर वो पार्ट आपका स्ट्रांग रहेगा, वो ही आपको मार्क्स दिलाएगा। हमारे 3 घंटे क्लास लेने से और आपके 4 घंटे हमारे साथ दिमाग सड़ाने से मार्क्स ऐसा होगा कि आप 99 ले आओगे, तो दैट्स अ मिथ। ऐसा नहीं है, ठीक है? हम आपको आधा घंटा दें या हम आपको 3 घंटा दें, डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि हम बहुत प्रोडक्टिव रहे उतनी देर, ठीक है? बट आप जब घर पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए स्टडीज करोगे, अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन, अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन, जो आप खुद बैठ के पढ़ोगे, वो ही चीज आपको टॉपर या आगे तक बनाएगी। नथिंग एल्स विल हेल्प यू आउट इन गेनिंग द मार्क्स। इज इट क्लियर? ओके, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस कर लेने से या ऑफलाइन जब स्टार्ट हो जाता है तो ट्यूशन और स्कूल भागने से सब लोग बोलेंगे अरे बाप रे, साइंस लिया है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उससे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत अपने लिए करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप डॉक्टर्स बनोगे ना, तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सिर्फ बिगिनिंग है। यहाँ जो आप प्रेशर अभी झेलोगे 2 सालों में, अगर आप डॉक्टर्स के लाइन में घुस जाओगे, तो उसका 100 टाइम प्रेशर आपको फेस करना है। सो यू आर जस्ट, हम तो आपको सिर्फ 2 साल तक वार्म अप करेंगे। बाकी आप जब अगर मेडिकल में एंटर करोगे, तो आई थिंक दोज आप अभी जो ये एपिडेमिक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं हम लोग,
तो उसमें आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल अगर किसी का सिचुएशन है तो वो डॉक्टर्स का है। ठीक है, तो वो आप सिचुएशन समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। फिजिकल प्रेशर भी, क्योंकि भागना है एक वार्ड से दूसरे वार्ड, और मेंटल प्रेशर भी। सो ऑल एंड इमोशनल प्रेशर भी, पता है आपको, क्योंकि हाँ, और इतने 2 सालों में बेटा आपके घर में शादियाँ या बर्थडेज और ये सब जो चीज़ें हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप अवॉइड करो, क्योंकि आपको शादी करनी नहीं है। सबसे पहले तो शादी जिसको करनी है वो वहाँ प्रेजेंट है, पंडित प्रेजेंट है, शादी उन लोगों की हो ही जाएगी। ठीक है, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि एंजॉयमेंट मत करो, डेफिनेटली करो। और वहां पर अगर आप 5 या 6 दिन वेस्ट करते हो बिना पढ़ाई के, तो आप ये सोच लेना कि आप 5 या 6 दिन जो लोग इस रेस में आगे दौड़ रहे हैं उनसे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। एनीथिंग एल्स? मैम एक जनरल क्वेश्चन है। हम्म। मैम जो स्टूडेंट्स ने पीसीएम में ऑप्ट करते हैं तो क्या उससे बायोलॉजी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इम्बैलेंस होता दैट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी बेटा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर, टीचर्स क्या है, टीचर्स तो इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं। मैं बायो पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ वाला मैथ पढ़ा के छोड़ देगा आपको। आप उन चीजों को कैसे बाइफरकेट करते हो, कैसे बैलेंस्ड रखते हो, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। अब ये हो सकता है कि पीसीएम भी अगर आपने ऑप्ट किया है और बायोलॉजी जो है वो आपका लीस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि उसकी तरफ आपका ध्यान कम रहे। ये हो सकती है एक चीज। या आउट ऑफ 4 एनीथिंग विच इज नॉट, बोलते ना, जो आपका टेस्ट नहीं है, तो आप उसकी तरफ थोड़ा कम डाइवर्ट करोगे खुद को, तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू द इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट्स। ओके, सो दैट यू शुड नो। बट अब एक चीज ये सोच लो बेटा कि जब कूद ही गए हो इसके अंदर, तो आपको पूरी तरह से हाथ पैर मार देने हैं और आखिरी तक पहुंच जाना है। एंड आई थिंक यू शुड बी फोकस्ड इनफ कि आपको मैथ बायो सब कुछ लेने के बाद आपको इस जगह से कैसे निकलना है और आपको आगे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा आया तो इधर घुस जाऊंगा, ये अच्छा आया तो उधर घुस जाऊंगा, ऐसे नहीं। ऐसा अगर आप नहीं सोचोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आई थिंक आपकी कैपेसिटीज, अब आप मेच्योर इनफ हो, अब आप मतलब इतने छोटे नहीं हो कि आपको कोई ये बताएगा कि बेटा ये चीज खराब है, ये चीज गंदी है, या ये चीज आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अब आपको ये सब खुद डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर आपकी कैपेबिलिटीज इनफ है तो आई थिंक किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, है। ओके, रेस्ट ऑफ अदर्स Yes, ma'am, clear. क्लियर है। सो मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे, अरे यार फिर से वही लेक्चर, फिर से सर इतना डरा दिया है हमको, बाप रे बाप क्या बोल रहे हैं ये लोग, साइंस लेके गलती तो नहीं कर दी, ऐसे फीलिंग आती होगी आप लोग। बट कोई आपको डरा नहीं रहा है, मैं आपको कभी नहीं डराऊंगी। ठीक है, बट द थिंग इज the scenario which we see from our perspective, because as a teacher we see the things from the opposite side of table। हम जो आपका जो ये पूरा बैच देखते हैं, ऐसे कई सारे बैचेस हमारे सामने से जाते हैं, और हम फर्स्ट डे और लास्ट डे बच्चों का अच्छे से पूरा जर्नी कैप्चर करते हैं। तो जो पर्सपेक्टिव है जो हमारा सारे बच्चों के लिए, और पूरे साल क्या क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। वो एक साल नहीं देखते हैं, हम हर साल देखते हैं, क्योंकि हर साल आप ही के जैसे बच्चे होते हैं, हर साल ये चीजें होती है। हर साल कोई ना कोई ट्रॉमास होते हैं, ये होते हैं, इमोशनल बैरियर्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स हैपेंस टू अस ईच एंड एवरी एज अ टीचर। हम ये सब चीजों से हर साल गुजरते हैं। वी नो कि बच्चे कहाँ पर वीक हो जाएंगे, कहाँ पर उनको पुशअप करना है, वेर यू नीड अस, and you can just learn this and understand this beta, we are sitting here for everything for you। ठीक है, आपकी
इस फील्ड से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वी आर देयर टू सॉल्व यू एंड इन एनी कंडीशंस. ओके, बट द थिंग इज you should know that you should be sensible. You should be very much sensible when you are juggling with the things, when you are with asking and all that. You should be very aware of it कि आपका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली वो नॉनसेंस क्वेश्चन हो सकता है, बट द थिंग इज इट शुड बी नॉट आउट ऑफ लीग, आउट ऑफ ट्रैक नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके एक उस चीज से बाकी सबका अटेंशन डाइवर्ट होता है. So that gives you somewhat imbalance in the class and all that. You should be. But we are always there for you. We will definitely motivate you, definitely push you up, definitely make sure कि आपने जो last time class में किया उससे आप 100 times बेटर हमको परफॉर्मेंस दो, क्योंकि आप अगर अच्छा करोगे तो दैट विल बी आवर रिफ्लेक्शन कि हाँ हम कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर. ठीक है, सो दैट विल बी द थिंग इज दैट्स व्हाई वी जस्ट सारे टीचर्स आपको स्क्रू अप करने पे लगे हुए हैं कि भाई साइंस लिया है, मेहनत करो, कमर कस लो, मेहनत कर लो. पेरेंट्स भी बोलेंगे, पड़ोसी भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, सभी बोलेंगे. एंड यू शुड नो किसको सुनना है, कितना सुनना है और अपना काम कैसे करना है. इज इट क्लियर? गुड. सो on a good note, happy note, shall we begin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. So first we will be beginning with biomolecules. नाउ आप सोच रहे होगे ये कहाँ से बीच में से आया, चैप्टर नंबर 1 तो कुछ और है मैम. ठीक है, तो लेट मी टेल यू समथिंग. जैसे आपके स्कूल में हो सकता है कि ये सब कुछ स्टार्ट ना हुआ हो, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो हो सकता है ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ हो या होने नहीं वाला है या जो भी है. प्लीज अभी वो सारे चीजें इसमें इंकॉर्पोरेट करके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ना बेटा हम लोगों ने जो किया है चैप्टर्स का, वो इसी तरीके से किया है कि आप है ना नींव से टेरेस पे जाओ. ठीक है, किसी बिल्डिंग के एकदम बेसमेंट से टेरेस पर पहुंचो, इस तरीके से अरेंजमेंट है. ये ऐसा नहीं है कि हम पहले आपको फर्स्ट फ्लोर पे फेंक दे, उसके बाद बोले कि चलो आप बेसमेंट में चले जाओ, फिर बेसमेंट से निकाल के टेरेस पे फेंक दे. ऐसा नहीं है. सो अरेंजमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर सिलेबस इज लाइक दिस. आई विल बी गोइंग विद बायोमोलिक्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. बायोमोलिक्यूल्स के बाद शुरू होगा सेल, देन सेल के बाद सेल डिविजन, देन उसके बाद हम प्लांट मीन्स प्लांट क्लासिफिकेशन वगैरह पर जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पैटर्न है. दिस इज हाउ इट विल बी डन. डेफिनेटली मेरे साथ सुरेंद्र सर भी है आपको जो बायो पढ़ाएंगे साथ में, एंड ही विल कम अप विद अदर चैप्टर दूसरे यूनिट के साथ. सो पैरेलली दो दो बायो क्लासेस चलेंगे. फिलहाल अभी नहीं चल सकते क्योंकि ही इज समवॉट इन नॉट वेल. So once he will be recovered, then he will join us. So that is also there. And I am beginning with biomolecules to you, and let me say that कि मेरा पैटर्न जो है पढ़ाने का वो पेज वाइज नहीं होगा. I will be somewhat random in the book, so you have to be on your tips that कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ और आपको अपने टेक्स्ट बुक्स को कैसे फॉलो करना है. ठीक है, मैं फर्स्ट पेज का फर्स्ट वर्ड लेकर पढ़ाना ऐसे वाला टाइप का नहीं है. So you have to be very much alert with me with this part. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, any problem regarding whatever I have said? Are you means satisfied with this कि ऐसे पढ़ाएंगे तो, या चैप्टर नंबर 1 से क्यों नहीं शुरू किया, ऐसा कुछ तो नहीं है? No, ma'am. Good. Okay, fine. So hopefully we will have the offline classes soon, and we will meet, and we have the physical classes over here. So that will be a good thing. But till then, whatever the situation is, have a positive thought in your mind कि अभी यही है वही बहुत अच्छी चीज हो रही है हमारी लाइफ में. ठीक है, तो हमें ये ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये कहाँ है, फंस गए, ऑनलाइन क्यों हो रहा है. ठीक है, ये भी अच्छी चीज है, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था, ये भी कुछ नया हो रहा है, तो लेट इट बी. ओके, सो
Fine, so we will study with biomolecules as your first chapter and bit of chemistry. आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री चल रहा है, उस तरीके का चैप्टर है ये, ठीक है। सो एज यू नो, मीन्स आप लोग क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हो, you must be knowing that when we say biology, okay, so the thing is, biology, when you say logy means to study and bio means life. The study of life is called biology. Okay, मतलब किसी भी लिविंग थिंग को पढ़ना बायोलॉजी, ठीक है। अब ये चीज ये है कि when you say biomolecules, so anything, any molecule having life or giving us life, okay, so molecules which giving us life, that is called biomolecules, okay। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ना। बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ऑल दीज थिंग्स आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमको ये समझनी है कि ये सभी बायोमोलिक्यूल्स हैं। नाउ these biomolecules are being classified according to their structure, according to their weight, according to they are soluble or insoluble. They can be seen under microscope. They cannot be seen under microscope. Their chemical compositions, everything. तो आप जब बुक्स रिफर करोगे अलग अलग, तो हो सकता है कि आप सारे बुक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन आएंगी कि बायोमोलिक्यूल्स है जो द वे ऑफ क्लासिफिकेशन इट बेस अप टू यू कि आप कैसे पढ़ते हो। आप उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसको क्लासिफाई करते हो, उसको उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हो, या उसके वेट्स के अकॉर्डिंगली, या उसके साइज के अकॉर्डिंगली। देर आर लॉट मेनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आर देयर। सो बेसिकली व्हाट वी सी इज, हम जब बायोमोलिक्यूल्स ये चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कंसंट्रेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, okay, then we will concentrate on lipids. After lipids will be proteins, then you have nucleic acids, and then you have enzymes. ये हमारे चैप्टर के मेन वो हैं टॉपिक्स या मेन किरदार। इन्हीं को हम पहले, सबसे पहले हमें ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि वाटर है, वाटर को स्टडी करना, और उसके बाद बाकी सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं कि न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, ये सारी चीजें क्या है, वो सब चीजें समझनी है। बट ये जो चीज है जैसे वाटर वगैरह, ये आप केमिस्ट्री वाइज की बॉन्ड कैसे बनता है, किस टाइप के बॉन्ड्स है, कितने एंगल पे बॉन्ड है, उसका कितने डिग्रीज का साइज, वो बॉन्ड साइज है, ये वगैरह, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री। बट आवर मेन पॉइंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम, very important and very much detailed one you will be studying. So let's begin with first is carbohydrates. Okay, so here see this, मैंने आपके लिए ये लिखा है कि CHONSNP। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स जो है बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चार ये चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होनी चाहिए, और ये चारों चीजों की प्रेजेंस की वजह से बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है। दूसरी चीज SNP, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अपार्ट फ्रॉम दीज फोर, sulfur and phosphorus are something
which are present in what we say in a huge amount in the these biomolecules. So after this ये चार के बाद जो सबसे ज्यादा मिलता है वो सल्फर फास्फोरस होता है. सो यू शुड रिमेम्बर दैट. और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि बायोमोलिक्यूल्स जो है बहुत जरूरी है कि बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन इज नेसेसरी. किसी भी मॉलिक्यूल को अगर बायोमोलिक्यूल बनना है तो कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग किसी भी तरह से होना चाहिए. Then only it will lead to the formation of biomolecules. Are you getting me what I'm saying? मैम मतलब वो उसके मेन कंपोनेंट्स होते Yes, these are the main components. And ये जो condition है ये बहुत important है. Okay, that means bonds between carbons and bonds between carbon and hydrogen, that's a necessity. अगर ये bonds नहीं होंगे तो biomolecules form नहीं होंगे. Is it clear? got हैं. got it. Okay, so see this. These are the conditions for being a biomolecule. And आप अभी जब टॉपिक वाइज जब हम प्रोसीड कर रहे हैं देन यू विल सी, ये आपको स्ट्रक्चरल जब हम पढ़ेंगे डिजाइन तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बॉन्ड है वो बहुत कॉमन है इन सबके लिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है. सो लेट्स बिगिन विथ कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो carbohydrates when we say, okay, so if I divide this, सॉरी विद ये जो बीच में कुछ कुछ आ जा रहा है, सॉरी विद द टेक्नोलॉजी. ओके, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ इसमें. आई एम ट्राइंग टू बी वेरी मच स्मूथ विद दिस बट समटाइम्स इट पॉप्स आउट समथिंग न्यू. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स इफ आई से, कैन यू सी द डिविजन? कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, सो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इस तरीके से भी बोल सकते हो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो see this, I am writing over here first point that all the carbohydrates in the world, if I say, they are made up of carbon, hydrogen and oxygen compulsory. Okay, so then only they are called carbohydrates. So three major components हमने आगे पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड फास्फोरस से होना चाहिए. आउट ऑफ देम इन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एंड दैट्स अ फिक्स्ड रूल. आपको याद रखना है इस चीज को. ठीक है, नाउ if I say these carbohydrates, then you should know that these carbohydrates, when we say they have hydrogen and oxygen का ratio, ठीक है, वो मेंटेन करते हैं. वो मेंटेन जब करते हैं तो कैसे मेंटेन करते हैं? इट शुड बी 2:1. अंडरस्टूड? सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा ज्यादातर, ठीक है, 2:1 है. अब एक चीज समझो कि हम बायोलॉजी में जब भी किसी चीज को पढ़ेंगे तो हम मेजर रिजल्ट या मेजर जो भी चीज है जो उसमें दिखाई देती है हम वो ही चीज को मेंशन करते हैं. एक्सेप्शंस आप पूछ सकते हो मैम कुछ कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि आप आगे अभी कई सारी बुक्स पढ़ोगे तो आप यूँ बोलोगे मैम उसमें तो 2:1 रेशियो मेंटेन नहीं हुआ है. दैट इज व्हाट द एक्सेप्शन इज. तो हम एक्सेप्शंस अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो होना चाहिए. इज इट क्लियर? ये मैम बायोलॉजी में भी बहुत है. बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. मैम केमिस्ट्री इज आल्सो फुल ऑफ इट. Okay, because biology is life and all of you, all these students are 7 in number,
all 7 students are different from each other. That is what the exception is. Am I right? Yes. Okay. So now see this. As I have written carbon, hydrogen and oxygen. So see मैं बहुत सारे symbols यूज करूंगी, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो just let me know. इनका proportion जो होता है, it's like carbon is comparatively having a good amount. हाइड्रोजन जो होता है वो हाईएस्ट प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, when oxygen is almost equal to carbon. ओके, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है जब भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होते हैं ऑलमोस्ट सेम हो रही रहती है, एंड सबसे ज्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन होता है. सो दिस इज हाउ आई जस्ट इंडिकेट इट विथ एरोस. ओके, नाउ these carbohydrates, if I say, they have division, further classification. Okay, so let me say that these classifications, if I say, they are classified as monosaccharides. Second classification, disaccharides. And third classification is polysaccharides. Okay, clear? मैम ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है. Yes, carbohydrates are classified as monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Okay, अब ये जो, yes बेटा, मोनो डाई और पॉली से हमको तो पता चलता है कि मोनो वन डाई. yes, वो आपको वर्ड से समझ में आ जाएगा. ठीक है, so this classification is based on saccharide number. कितने सैकराइड्स हैं उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है. मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. अच्छा, मोनो और डाई है तो ट्राई भी होगा, टेट्रा भी होगा, पेंटा भी होगा, हेक्सा भी होगा. ठीक है, अब वो सब पॉली में ही आते हैं. हाँ, और बेसिकली वी क्लासिफाई देम एज पॉलीसैकराइड्स ओनली. हाँ, आप ट्राई तक कंसिडर कर सकते हो कि वो भी एक छोटा मॉलिक्यूल है, बट वी डोंट फोर्स इट. मोनो डाई आर द स्मॉलर वन, एंड आफ्टर दैट इट कम्स अंडर पॉलीसैकराइड. इज इट क्लियर टू यू? Okay, now see this. I am coming over the carbohydrates again. These carbohydrates have general formula. जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2OM. okay, CnH2OM, where N can be equal to M or N can be not equal to. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, थर्ड थिंग इज दैट आई थिंक आप क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपने सुना होगा फंक्शनल ग्रुप. यस मैम. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जैसा वर्ड है, बस वही मैं समझा रही. कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एक है फंक्शनल ग्रुप CHO, ओके, और एक है ketone. So first functional group is aldose sugar. Sugar is something जब ये वाला functional group लगता है, and this is ketone. Understood this? यस मैम. aldose and ketone. ठीक है, अब एक चीज समझो
कि एल्डोस जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पर ही बाइंड होगा। जो भी चेन होगी फर्स्ट कार्बन एफिनिटी है उसकी, ठीक है। जब भी एक चेन फॉर्म होगी तो वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे जाके बाइंड होता है। वेल कीटोन विल बाइंड टू सेकेंड कार्बन ऑफ चेन। अंडरस्टूड दिस? मैम कैन यू प्लीज रिपीट? आई सेड जो एल्डोस फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पर ही जाकर बाइंड होगा। अंडरस्टूड? यस मैम। और कीटोन जो है वो हमेशा सेकेंड कार्बन पर ही जाकर बाइंड होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट का चेन बन रहा है उस। नाउ इट इज क्लियर टू यू? यस मैम। Okay, shall I proceed then? यस मैम। Good. So now I will be coming up with this one. Okay, in the next slide. So just hold on. Okay, fine. So let's have the first classification of it, monosaccharide. अच्छा, सैकराइड मतलब होता है शुगर, मोनो मतलब वन। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो मोनोसैकेराइड मतलब वन शुगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझो कि हम कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सब कुछ लिख चुके हैं, बट जो मोनोसैकेराइड है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म कभी नहीं बन सकता। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. मैम मतलब और फाइबर ब्रेक हुई? यस, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और स्मॉलेस्ट, हम स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं। एंड इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा अगर वो टूटेगा तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहेगा। अंडरस्टूड? सो cannot be hydrolyzed further and easily soluble in water, ठीक है। and sweetest in taste, सबसे ज्यादा स्वीट, ठीक है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, इससे ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा तो फिर वो नहीं बचेगा। easily soluble in H2O and sweetest in taste. Understood this? ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये सब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। Shall I proceed now? मैम इसके एग्जांपल? आ रहे वेट, ये अभी खत्म नहीं होगा, ये टाइम लेगा अभी। Shall I proceed? Yes, sir. Okay. Now, this monosaccharide are classified as, ये हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ना, ट्रायोस, पेंटोस
and hexose. Further classification of monosaccharides: triose, pentoses and hexoses. समझ आ रहा है? ओके, नाउ क्योंकि हमने पढ़ा कि मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो मोनोसेक्राइड जो है वो कब बनता है? जब 3 कार्बन आपस में अटैच होते हैं, तब पहला मोनोसेक्राइड फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राई. अंडरस्टूड दिस? Okay, then pentoses, that means chain of 5 carbons, and hexoses means chain of 6 carbons. Clear? Ma'am, all will be get bonding with single bond. Single bond. Understood? ओके, लिखने के लिए रश मत करो बेटा, मैं आपको सब कुछ लिखने के लिए टाइम दे दूंगी, पहले समझ. ओके, सो ट्रायोस जो है वो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है, सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, मतलब 3 कार्बन जब आपस में अटैच होते हैं तो वो ट्रायोस शुगर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ट्रायोस शुगर. पेंटोस शुगर कब बनता है? जब 5 कार्बन बॉन्ड होते हैं. हेक्सोस शुगर कब बनता है? जब 6 कार्बन की बॉन्डिंग होती है तब. अंडरस्टूड दिस पार्ट? मेरे स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? गुड. सो सी दिस. नाउ हमने 2 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं. ठीक है, अगर ये जो ट्रायोस हैं इसमें एल्डोस फंक्शनल ग्रुप की एडिशन होती है तो, और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप की एडिशन होती है तो क्या होता है? दैट पार्ट वी विल राइट. सो दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनल ग्रुप. अगर एल्डोस जो फंक्शनल ग्रुप है बाइंड करता है तो ये बनाता है ट्राई एल्डोस शुगर, ट्राई कीटो शुगर. ओके, ट्राइएल्डोस, ट्राइकीटोस. तो ट्राइएल्डो ट्राइकीटोस के जो एग्जांपल है वो अब मैं लिखने जा रही हूँ. इफ इट इज ट्रायोज एल्डोस शुगर या ट्रायोज अल्डिहाइड शुगर, दिस इज हाउ इफ आई राइट, देन फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लिसरल्डिहाइड एग्जांपल. ओके, और अगर कीटोन शुगर की बॉन्डिंग, कीटोन फंक्शनल ग्रुप की बॉन्डेशन होती है तो एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA. ओके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. You can write PGA also. Oh, sorry, don't write PGA, you write DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. दैट विल बी, आई थिंक इंक्लूड करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे. वेट, DHA. ओके, सो इसका एग्जाम्पल है DHA, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड. नाउ फर्दर पेंटोजेस भी ऐसे है. पेंटोज जो है वो हम इस तरीके से लेते हैं, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ओके, एंड रिब्यूलोस. ये जो है वो कीटोन शुगर है. ये बाकी के दोनों जो हैं वो एल्डोज फंक्शनल ग्रुप के साथ. तो ये क्या हो जाएंगी? एल्डो पेंटो शुगर, एल्डो
pentose sugar. Keto pentose sugar is ribulose. Are you getting me what I am saying? Yes, ma'am. मैम वो x इक्वल टू जीरो का क्या बेटा? मैम राइबोसोम्स के ऊपर क्या लिखा This one. है? एरो नहीं है बेटा, वो कीटोन ग्रुप का साइन दिया है. ओके, सो रिब्यूलोज इज अ कीटोन शुगर, while राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज जो है वो एल्डो शुगर है. अच्छा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज सुन के आपको कुछ याद आया? मैम डीएनए डीऑक्सीराइबोज एसिड यस, जो शुगर्स डीएनए और राइबोज मतलब आरएनए, जो डीएनए और आरएनए में शुगर्स प्रेजेंट होते हैं वो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज. ठीक है, तो पेंटोज शुगर है वो. एंड हेक्सोज, हेक्सोज के एग्जाम्पल जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फेवरेट चीज है. ग्लूकोज, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है. देन गैलेक्टोज, सुना है? Yes, ma'am. देन कम्स फ्रक्टोज. मैम मैम तो मैल्टोस है यस बेटा, मैम मैल्टोस किस ग्रुप में है? आएगा, वो भी आ जाएगा. दूध में डाल के पीते हो इसलिए पूछा. तो क्लास 10 में पढ़े थे. ओके, वो भी आएगा, डोंट वरी. ओके, हैव पेशेंस. सो ट्रायोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डीएचए. पेंटोज शुगर्स के एग्जांपल है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, रिब्यूलोज. व्हाइल हेक्सोज शुगर के एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, या फ्रुक्टोज भी बोलते हैं कुछ लोग. इट्स ओके. सो फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ इन बिटवीन, ऐसा नहीं है कि ट्रायोज के पेंटोज के बीच में टेट्रोजेस नहीं होते हैं, बट टेट्रोजेस जो है आपको पढ़ना नहीं है इसलिए आई हैव नॉट टोल्ड यू, बट स्टिल आई विल राइट. टेट्रोज शुगर भी होता है एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है एरिथ्रोज. जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. ओके, एग्जाम्पल इज टेट्रोसिस का एग्जाम्पल है एरिथ्रोस, बट आपको वो पढ़ना नहीं है. नो नीड, क्योंकि बहुत ही टिपिकल टाइप है. नो नीड. ओके, मैम दैट्स अ सबपार्ट ऑफ मोनोसैकेराइड. यस, मीन्स आई सेड ट्रायोज और पेंटोजेस है, 3 है 5 है तो 4 कार्बन वाली चीज कहाँ गई? ओके, सो इन बिटवीन टेट्रोजेस आर आल्सो देयर. कोई आपको पूछता है कि टेट्रोज फॉर्म होता है तो मोनोसैकेराइड नहीं होगा? तो होगा, वो भी है, बट आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है इसलिए इंक्लूडेड नहीं. अंडरस्टूड दिस? ओके, दैट इज व्हाट द टेट्रोज इज. एग्जांपल एरिथ्रोज, याद रखने के लिए रखना है आपको, सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू. इफ समथिंग कम्स, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो हमको पता ही. अंडरस्टूड? ओके, ज्यादा हैवी हो गया? नो मैम. So, डीएचए मैम डीएचए का ही मैम डीएचए का भी यूज होगा. डीएचए बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, इसलिए आपको हम, मैंने बोला ना, बेसमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं. ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको बाकी सारे चैप्टर्स में आएंगे. मैम और डीएचए का फुल फॉर्म मैम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. कीटोन शुगर है इसलिए डाई हाइड्रोक्सी एसिड. मैम डीऑक्सीराइबोज के ऊपर क्या लिखा है? वो CHO, दैट मीन्स एल्डो शुगर है. मैम यहाँ पे हाइड्रोक्सी है तो मैम यहाँ पे अल्कोहल भी शायद प्रीफिक्स से यूज हुआ है. विच वन? मैम हाइड्रोक्सी में अल्कोहल का भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पर बेटा?
मैम यहाँ से आप लिखिए ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। हाँ, मैम तो वहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नहीं यूज होती, सब्स्टिट्यूट में उसकी जगह प्रीफिक्स लगता है डाइहाइड्रो। अ, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अलग है बायो का। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं इन सभी के, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. गुड। तो okay, now see this. As we studied regarding trios, जिसके हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, ग्लिसरल्डिहाइड, ओके, एंड नेक्स्ट इज DHA। अब हमें इसमें, क्योंकि ये एल्डो शुगर है, ट्राई एल्डो शुगर, ओके, सो फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO होना चाहिए, और इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन होना चाहिए। एम आई राइट? ओके, सो स्ट्रक्चरल, क्योंकि ट्रायोज है तो कितने कार्बन का चेन होना चाहिए? ये 3, ठीक है। DHA भी कितने कार्बन का होना चाहिए? डेफिनेटली 3, है ना, 3 कार्बन का होना चाहिए। नाउ वी नो दैट एल्डोज जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैच होता है। इट विल बी अटैच्ड लाइक दिस, CHO। अगर आप किसी और बुक्स में देखोगे तो वो ऐसा अटैचमेंट दिखाएगा, कुछ बुक्स में इट्स वन एंड द सेम थिंग होंगे। आप CHO लिख दो या इस तरह से बॉन्ड दिखा दो, दैट्स द सेम पार्ट। नाउ कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, उसकी वो वैलेंसी फिलअप होनी चाहिए, मतलब फुलफिल हो जानी चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके। लास्ट वन इज देयर, आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। एम आई राइट? ये H है। हम्म, मैम यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन सेम है। हम्म, गुड, ओके। आप किस तरह से भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप CH2OH लिख दोगे तो भी वेल एंड गुड, नो इश्यूज रिगार्डिंग इट। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay. Then DHA, ketone, is a second carbon functional group. यहाँ पर बाइंड हो जाएगा आकर, तो बाकी क्या जो है वो fill up the valencies. Clear? Okay. So DHA can also be named as keto-triose sugar. इसको हम keto-triose sugar भी बोल सकते हैं, और इसको हम एल्डो-ट्रायोस शुगर ये भी बोल सकते हैं। एल्डो ट्रायोस शुगर इज ग्लिसरल्डिहाइड
keto triol sugar is DHA. मैम मतलब हम लोगों को अभी इसका वो याद करने को बोल यस, फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स है वो तुरंत याद हो जाए। ठीक है, ओके। तो हम पेंटोजिस भी बना सकते हैं इसी तरीके से। शैल वी प्रोसीड? So next is pentosis. Okay, pentosis means 5 carbons. हमने 3 examples लिए हैं, ribose, deoxyribose and ribulose. So first of all we have pentosis, so we should know we have to draw the chain of 5 carbons first of all. तो हम 3 एग्जाम्पल्स के लिए 5 कार्बन्स की चेन बनाकर रेडी कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपको कंपैरेटिव स्टडी भी मिल जाएगा, कंपैरिजन मिल जाएगा। Shall I proceed? इसको मुझे राइबोस बनाना है, इसको मुझे डीऑक्सी राइबोस बनाना है, और इसको मुझे रिब्यूलोज बनाना है। ठीक है, तो ये एल्डोज शुगर है, ये भी एल्डोज शुगर है, और ये कीटोज शुगर है। तो चलो बिगिन द गेम, अब आप करोगे मेरे साथ में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोज है तो फंक्शनल ग्रुप एल्डोज है तो फर्स्ट पे होगा, डीऑक्सी राइबोज है तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पर होगा। ठीक है, और रिब्यूलोज है तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड पर होगा। ये सही है? ओके, तो आगे का काम शुरू कर दो, आपको इसे बैलेंस करना है। डेफिनेटली टेल जो होगी एंडिंग विथ CH2OH, CH2OH, यहाँ पर भी वही है और यहाँ का टिप भी वही है, CH2OH। इजी फॉर यू? गुड। अब राइबोज, हाँ बेटा। मैं आपने फेस टू ओएच ना वो ओएच की जगह में तो और हम औरत को एच भी ले सकते थे तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि बायोमोलिक्यूल जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनकी ऑक्सीजन बॉन्डिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑक्सीजन अपने अंदर क्यों रखते हैं, ये आप अभी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, और फर्दर आप जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस? गुड। सो लेट्स बिगिन दिस। डेफिनेटली ये जो है कंडीशन है उसके हिसाब से OH, 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 am I right? और डीऑक्सीराइबोस, अब बहुत ध्यान से बेटा, डीऑक्सी मतलब उसने एक ऑक्सीजन कहीं पर लूज कर दिया है, तो सेकेंड कार्बन पर इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ऑक्सीजन it will not have it. Why is it so? That you will study when you will learn that उसके फर्दर डायग्राम्स को। ठीक है, बट डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन वो लूज कर चुका है, इसीलिए बाकी का डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा।
मैम तो एक ऑक्सीजन से मैम लॉस किसी और कार्बन। किसी और कार्बन पर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बेटा, तो आई थिंक आपको ये पता होगा कि जब भी बॉन्ड्स जब टूटते हैं या लूज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो टर्मिनल या आउटर साइड से ही होता है किसी भी मॉलिक्यूल। पढ़ा है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हो तो पढ़ते हो ना, जो सबसे आउटर उसमें होता है वहां से लूज होता है। तो वैसे ही चेन्स में भी होता है। चेन्स में जब किसी भी चीज का मतलब ब्रेक डाउन होता है या लूज करता है, तो कहीं बीच में से नहीं होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द टर्मिनल विच इज द वीकेस्ट। तो इसका इस साइड जो है वो वीक है, उसको वहां से उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। यहाँ से ऑक्सीजन क्यों नहीं रिमूव होगा? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, सो इट शुड नॉट बी रिमूव। और देन द सेकंड प्रायोरिटी कम्स द सेकंड कार्बन, दैट्स व्हाई यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट जाएगा। इज इट क्लियर ना? गॉट इट? एंड हियर द थिंग्स आर सेम। रिव्यू। हम तो फिर सी तो के बराबर नहीं ना। सी, कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा। कार्बन अपनी फोर ऑफ ऑल द फोर वैलेंसीज को कंप्लीट कर रहा है, देख रहे हो? तो कार्बन उससे हिंडर नहीं होगा, स्ट्रक्चरल कोई डैमेज नहीं होगा, बट एक ऑक्सीजन इस चेन से हट जाएगा। दैट्स व्हाई ये चेन को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप वैसे ही बोल सकते हो बेटा, एल्डो पेंटोस शुगर। ये जो दोनों हैं, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, ये दोनों की दोनों क्या है? क्या है? एल्डो पेंटोस। और ये क्या है? कीटो पेंटोस। ये कीटो पेंटोस है। समझ में आ गया? गुड। नाउ सी दिस राइबोस, a very 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 important sugar present in the structure of RNA, present in RNA। deoxyribose, डेफिनेटली डीएनए इसके बिना नहीं बन सकता। ओके, डीऑक्सी राइबोस। एंड रिब्यूलोज, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट करके एक मॉलिक्यूल बनता है। ये वन ऑफ द शुगर है जो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर काम करता है। ठीक है, सो प्रेजेंट इन प्लांट्स। इसका जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं RUBP, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट शुगर फॉर प्लांट मेटाबॉलिज्म। जो आगे आपको आएगा, हम पढ़ेंगे तब आपको याद आ जाएगा कि रिब्यूलोज यूज। अंडरस्टूड दिस? ओके, आगे चले। ओके, नाउ जस्ट वेट। Okay, fine. Now comes hexoses। ठीक है, हेक्सोसिस, इसमें भी हम तीन एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, सो लेट्स डू वन टाइम अगेन। 6 कार्बन्स के चेन्स पहले रेडी करो। सो इफ यू हैव इट, you will have the comparison also। 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन्स की चेन्स रेडी है तीनों।
Okay, then you have glucose, then you have galactose, एंड लास्ट वाले को हम बनाएंगे फ्रक्टोज. ओके, नाउ हियर आल्सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं वो क्या है, एल्डोज शुगर है. वो क्या है, एल्डोज है. वाइल फ्रक्टोज जो है वो क्या है, कीटोन शुगर. सो वी नो दैट एल्डोज है तो दिस शुड बी द सीन, एंड इफ फ्रक्टोज जो कीटोन है तो दिस शुड बी द पिक्चर. ये चीज समझ में आ गया? Yes, ma'am. Good. And tails is with this CH2OH, H2OH, H2OH, and CH2OH. These are the terminal points. Clear? Yes. Okay. Now see. Definitely हमको अब वैलेंसीज कंप्लीट करनी है. वैलेंसीज कंप्लीट करनी है तो नॉर्मल चीज फॉलो करते हैं. OH, H, अब देख रहे हो मैंने थर्ड कार्बन को छोड़ दिया है. Yes, ma'am. ठीक है, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पर ध्यान लगाओ, क्यों ऐसा किया है और क्या हो रहा है. ठीक है, आई एम राइटिंग OH ऑन दिस साइड. ओके, ठीक है. सिमिलरली जब मैं गैलेक्टोज को बनाऊंगी तो मैं थर्ड और फोर्थ कार्बन पर चेंज ला रही हूँ. बाकी सब कुछ सेम है. चेंज कहाँ पर है, थर्ड और फोर्थ कार्बन. यहाँ पर चेंज कहाँ है, ओनली ऑन थर्ड कार्बन. और सिमिलरली फ्रक्टोज में ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों लिखा, अभी तक तो हम OH सारे एक तरफ लिख रहे थे, अभी ये चेंज कैसे आ गया. ठीक है, तो आप एक बहुत सिंपल सी एक कंडीशन समझो. ठीक है, ये जो आपने फॉर्मेट बनाया है कार्बन का, इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. ये सब क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर्स है. वर्ड समझ रहे हो अच्छे से? Yes, ma'am. गुड. ये जो आपने ड्रॉ किया है ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर्स हैं. ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes. ओके, सो लीनियर चेन स्ट्रक्चर्स जो है, सी दिस दैट दीज चेन स्ट्रक्चर्स जब ये नॉर्मली केमिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, सपोज ग्लूकोज आपने लिया है और ग्लूकोज आप पीते भी हो, जब चक्कर आता है तब पीते हो ना, घोल के मम्मा देती है, या स्कूल में जब गिरते हैं तो सबसे पहले चीज ग्लूकोज ही घोल के पिला दिया जाता है. ठीक है, सो ग्लूकोज जो है जब पानी में आप डालते हो तो वो लीनियर फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म. अब इस लीनियर फॉर्म में क्या है कि जो OH है वो ऑन वन साइड एंड हाइड्रोजन इज ऑन अनदर साइड. ये चीज फिक्स्ड है. बट थर्ड कार्बन जो है वो कुछ अलग है. क्यों अलग है, दैट मीन्स जब भी हम उसको अंडर अल्ट्रा रेडिएशन उसको चेक करते हैं जो, तो ये थर्ड कार्बन है वो हमेशा उल्टा घूमने लगता है. उल्टा कैसे घूमता है,
just I will give you one example over here, that if this is the linear chain, ये चीज समझ रहे हो, और हर जगह पर इस तरीके से कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो जो थर्ड कार्बन है, बाकी सारे कार्बन जो है वो क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से, दे विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है। पर ये जो थर्ड कार्बन है वो उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. वो आपने खिलौना भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें होती है, उसको स्पाइक्स निकली होती है, वो चीजें आप इधर घुमा सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो, वो ऐसे ऐसे बजाते भी है उसको। Yes. ओके, तो ये सारे कार्बन जो है वो लीनियरली अरेंज्ड है बेटा, बट जब भी उसको हम अल्ट्रा रेडिएशंस में चेक करेंगे, तो जब रेडिएशन पास ऑन होता है तो बाकी सारे कार्बन तो क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएंगे, दे विल रोटेट क्लॉकवाइज अपनी जगह पर ही, ठीक है, रोटेशन होता है। लेकिन जो थर्ड कार्बन है वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमना शुरू कर देगा, तो उसके जो हैंड्स है, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन जो उसने बॉन्ड्स फॉर्म किए, वो उल्टा घूमेंगे इस तरीके से, बाकी सारे कार्बन है वो क्लॉकवाइज घूमेंगे। अभी समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो अब ये जो उल्टा घूमना सीधा घूमना ये जो चीज है, ओके, तो हम इनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड की तरफ से घूमना, और लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड की तरफ से घूमना। ये दो टर्म्स हैं। डेक्स्ट्रो रोटेशन मतलब फ्रॉम राइट साइड, एंड लीवो रोटेशन मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, अच्छा, आपने ऐड देखा है, ग्लूकोज के ऐड देखे होंगे, है ना? तो आपने वो देखा है कि लिखा होता है कि मैम ग्लूकॉन डी, Yes, sir. तो वो डी क्या है, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. डेक्स्ट्रो का डी है, ठीक है, ग्लूकॉन डी, मतलब जो वो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट साइड से उसका थर्ड कार्बन जो रोटेट करता है वो राइट साइड रोटेट करता है, और कमर्शियली डेक्स्ट्रो शुगर्स ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो केमिकली एक्टिव होते हैं, एंड दे कैन गिव यू और इम्पार्ट एनर्जी एज सुन एज पॉसिबल। बाकी सब में क्या होता है, अगर लीवो रोटेटरी आपको शुगर पकड़ा दिया जाएगा तो वो तुरंत ही जाकर सॉल्युबल होकर एक्टिवेट नहीं होता है, दैट इज द कंडीशन। जो लीवो रोटेटरी शुगर्स को हम कमर्शियली यूज नहीं करते हैं, वो कुछ केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, और डेक्स्ट्रो शुगर्स जो होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, जो उस तरफ यूज करते हैं। इनका एक बहुत ही टिपिकल केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, और एक केमिकल सिंबल्स होते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, सेम बायोमोलिक्यूल्स विल बी देयर इन योर केमिस्ट्री आल्सो। वहां पर आपके केमिस्ट्री वाले सर ये समझाएंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आखिर में कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है। अंडरस्टूड दिस? मैम, तो फिर जो रिमोट रोटेटर, रोटेटरी वाला होता है मैम, हाँ, मैम तो वो हार्मफुल होता है? नो, हार्मफुल नहीं होता है बेटा, बट वो कमर्शियली अवेलेबल ही नहीं। मैम तो पर उसको अगर लेंगे तो फिर मैम उससे कुछ हार्म नहीं होगा? नहीं, ऐसे कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि आप एक साथ 2-4 किलो तो नहीं खा जाओगे ना, 1 स्पून लोगे, तो इट विल नॉट हार्म यू डेफिनेटली। बट डेक्स्ट्रो रोटेटरी इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन योर लैबोरेटरीज, एट योर हाउस, एंड मेडिकल से जहाँ से आप खरीदते हो, वो सब के सब जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो अब आप समझ गए ग्लूकॉन डी, डी का मतलब क्या है? यस मैम, ओके, पर इसमें तो दोनों रोटेशन, किसमें? मैम ग्लूकोज गैलेक्टोज और गैलेक्टोज में बेटा थर्ड और फोर्थ कार्बन है वो रोटेट कर रहे हैं। हो सकता है कि दो कार्बन एक साथ राइट साइड रोटेट करे या एक साइड लेफ्ट साइड रोटेट करे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और फ्रक्टोज जो है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, आपने केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ रहे होगे आइसोमर,
Yes. ठीक है, सो फ्रक्टोज इज अ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। सेम है, ए पार्ट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। देख रहे हो आप? मैम मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का सेम है। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज, आप काउंट कर सकते हो, C6H12O6 बन रहा है। यस मैम। C6H12O6। अब देखो बहुत ध्यान से, टिल क्लास 10th तक आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते थे, तो आप क्या लिखते थे कि जब ग्लूकोज है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फिर वो स्टार्च बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन, और C6H12O6 मींस CO2 एंड H2O, कार्बन हाइड्रोजन जो मिक्स होते हैं, फिर सनलाइट की प्रेजेंस होती है, फिर C6H12O6 देता है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और ग्लूकोज फिर स्टार्च बनाता है। ये पढ़े थे आप लोग 10th तक? Yes. ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से, C6H12O6 कुछ भी हो सकता है, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, वो गैलेक्टोज भी हो सकता है, वो फ्रक्टोज भी हो सकता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कॉमन टर्म में, हेक्सोजेस। इनको हम क्या बोलते हैं? हेक्सोजेस। नाउ बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, आप C6H12O6 को ग्लूकोज नहीं बोलोगे, आप C6H12O6 को क्या बोलोगे? हेक्सोज शुगर है। इज इट क्लियर टू यू? यस। Sure. ओके फाइन, सो दिस इज हाउ यू शुड नो कि ग्लूकॉन डी मार्केट में मिलता है, तो डी अलग से क्यों लगाया है भाई उसने? उसको मजा आ रहा था, ग्लूकॉन भी तो बेच सकता था, या डी की जगह PG, कितने सारे लेटर्स है, वो भी लगा सकता था, बट डी लगाने का जो है वो वजह है क्या, कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर्स है। अच्छा, आप मुझे ये क्वेश्चन मत पूछना कि मैम पार्ले जी का जी क्यों लगा दिया है, बताओगे मुझे? मैम ग्लूकोज तो मतलब ग्लूकोज से आया। हम्म। मैम फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मैम मतलब एक स्पेशल टाइप का शुगर है मैम, जो शुगर के लिए। यस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज सब स्पेशल शुगर है। फ्रक्टोज जो है, फ्रुक्टोज वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, स्पेशल शुगर। मैम और गैलेक्टोज मिल्क। मिल्क। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ओके, so this is what is about ट्रायोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। ये आपको डायग्राम जो है बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ये जो लीनियर चेन्स है वो आपको क्विकली ड्रॉ करने आना चाहिए। आज हमने क्लास बहुत स्लो रन किया है, ऐसा रोज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। आई वांट टू टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, and you should be occupied with my type of means language and all that, so that's why I have taken up all these things in a very slow manner. Okay, but ये थोड़ा fast हो जाएगा अब धीरे धीरे next classes में। Understood this? यस मैम। Fine, so you want a break? मैम जनरल क्वेश्चन में Yes, yes, definitely come up. मैम जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी जो रोटेट करता है मैम, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट में रोटेट। ये अंडर द रेडिएशन चेक किया जाता है बेटा कि शुगर जो है वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो ट्यूब्स में सॉल्यूशन को लिया जाता है और उसको एक रेडिएशन के थ्रू पास किया जाता है, और उसको वो ट्यूब्स जो है वो माइक्रोस्कोपिकली कनेक्टेड रहती है। उस माइक्रोस्कोप में आपको वो लीनियर चेन ऑफ कार्बन दिखता है, और उसमें पता चलता है कि कौन कहाँ रोटेट हो रहा है। मैम पर सिंपल फॉर्मूला तो यही होता है। क्या बेटा? मैम सिंपल फॉर्मूला तो OS होता है।
मैम अल्ट्रावायलेट रेज लगने मतलब नहीं, ये सब जो चीजें बेटा वो नेचुरली वो चीजें रोटेट होती रहती हैं जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ये सब चीजें अपने अकॉर्डिंगली वो रोटेट होती रहती है, तभी तो अब ह्यूमंस आपको आप दुकान से खरीद के चीजें खाते हो और यू नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। बट बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन लोगों को जो फूड अवेलेबल होता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो वो क्या ढूंढने जाएंगे कि डेक्सट्रोज है या लीवो है। दे आर नेचुरली डूइंग दिस रोटेशन। यू आर स्टडिंग देम अंडर द रेडिएशन, आप उनको सिर्फ स्टडी करते हो, रोटेट तो अपने आप होता रहता मैम मतलब रेडिएशन के अंदर ही है। ये ऑब्जर्वेशन, यस। ओके, बायो के लिए खाली एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, अभी आपको एनसीईआरटी ही लेना है बेटा। ओके ओके, अभी आपको एनसीईआरटी ही लेना है। अभी आपको कुछ और में पैसे मत डालो, हम आपको बताएंगे। लेट द टाइम कम, लेट द थिंग्स गो स्मूथ अकॉर्डिंगली। आप पहले एब्जॉर्ब करो बेस को थोड़ा सा, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ आप ये बुक रेफर कर सकते हो। अभी होगा क्या, आप समझ नहीं रहे हो जो चीज, वो ये है कि अगर आप अभी हम आपको ढेर सारी बुक्स पढ़ने को दे देंगे ना एक ही टॉपिक के लिए, कि आप इसमें से भी रेफर कर लो उसमें से भी रेफर कर लो, तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने की जगह क्या होगा, कंफ्यूज कर देगा। इज इट क्लियर? यस है ना? इसलिए शुरू है। देखो आप, जब आपको मम्मा सीढ़ी चढ़ना सिखाती है तो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना सिखाती है ना। फिर आप बड़े हो जाते हो तो तीन तीन स्टेप्स छोड़ के चढ़ जाते हो। वो चलता है क्योंकि अब आप बड़े हो गए, आपको पता है कि किस तरह से करना है, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ गई है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और आपका मतलब सब चीजें जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो आप वैसे कर सकते हो। सिमिलरली अभी ऐसा ही है बेटा, अभी आप फर्स्ट सेकंड स्टेप्स धीरे धीरे लो। जब वो आप एकदम अपना स्ट्रेंथ गेन कर लोगे कि हाँ मुझे बेस अच्छे से समझ आता है, मैं इतना लोड जो है तीनों सब्जेक्ट्स का एक साथ ले रहा हूँ, then you include the new books until and unless you follow NCERT. ओके मैम Okay, मैम yes बेटा। मैम आप टर्मिनल में जो पीएच को ओएस लिखना था, मतलब एक ओएस और बाकी जो ओएस है आइडेंटिफाई लिखना है। क्या, रिपीट रिपीट। मैम टर्मिनल में जो आप पीएच को ओएस लिखना है, हम्म, मैम अगर ओएस सी ओएस एक आइडेंटिफाई में और पीएच को आइडेंटिफाई में। this is how you want to write? यस Yes, yes you can, yes you can. If you are writing like this, it's not wrong, but it's little bit time consuming for that we write like this, CS2 words. Okay, if you are writing like this, nobody in the world can give you the wrong. मैम पर एग्जाम में अगर इतना लिखेंगे मैम तो इसमें मार्क्स मिलेगा ना मैम, इसको और एक्सटेंड करके इतना तो नहीं। आप ये लिखोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ये लिखोगे तो भी उतने मार्क्स। इट्स वन एंड द सेम। मैम यस, मैम अगर कोई पीसीएम भी लेता है तो फिर इसमें तो प्रॉब्लम होगा ना कि जेई अटेम्प्ट करेंगे। दैट्स व्हाट आई सेड बेटा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। आपको अभी 2 महीने में समझ में आ जाएगा कि अगर आप पीसीएमबी वाले हो तो आप कितना किस चीज को एफर्ट दे सकते हो। 2 महीने पार होने दो, हर सब्जेक्ट में कम से कम दो दो तीन तीन चैप्टर थोड़े से खत्म होने दो 2-3 महीनों में, तब समझ में आ जाएगा। एक दो टेस्ट हो जाने दो। ठीक है, तो वो चीजें हो जाएंगी तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि भाई हम दो जगह पाँव रख के काम करना है या एक ही हमारे लिए ज्यादा सही है। आपका पीसीएम भी है? मैम अभी तक स्ट्रीम ही सिलेक्ट नहीं हुआ, स्कूल ही नहीं। अच्छा, what you have in your mind, what you want to select?
I think I can PCM. yes. ओके, बट पेरेंट्स ने बोला है कि बायो भी ले लो, ऐसा है? नो मैम, नथिंग लाइक दैट। नो मैम। मैम मुझे बस देखना है कि बायोलॉजी अगर मैं एक साथ वो पढ़ सकता हूँ मैथ के साथ। ओके, दैट्स व्हाट यू आर टेस्टिंग राइट। और मैं क्रेडिट के साथ पढ़ सकता हूँ। ओके, एंड यस माही। हाँ वही हाँ, बोल रहा था कि वही टेस्ट करके कि बायो और मैथ एक साथ होगा कि होगा कि नहीं? अच्छा, आपका इंटरेस्ट भी तो होगा बेटा, यू मस्ट बी हैविंग समथिंग टिल क्लास हाँ 10। वो तो हम क्लास 10 तक जी एक लॉग के लिए था। तो ओके, फिर मैंने थोड़ा वो इंटरेस्ट थोड़ा देखा था एक दिन सीनियर के से तो बात करना मतलब ठीक है तो ये कर देखा। ओके फाइन। देन इंद्रानी, खुशी एंड कौशिकी, am I pronouncing your name right? Yes, ma'am. Okay, Indrani, what's your thought? Ma'am, I'm good for peace. Okay, all four, fine. Then खुशी। मैम अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन क्लियर हो जाएगा। ओके। पीसीएमबी का सोच रहे थे लेकिन क्योंकि मेरा सबसे पहला मन है नीट का, तो हम्म। फिर वही मैं देख रही थी कि एक साइड ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है कि वो लेके जिसमें ताकि सपोर्ट करे दूसरे। ओके फाइन। और कौशिकी। मैम पीसीबी और मैथ प्लस सपोर्ट लगी। अच्छा, मैथ आप लोगे पर। हाँ मैथ प्लस सपोर्ट लगी। ओके फाइन, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर इन पीसीएमबी राइट? ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट, अभी मतलब सभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से सभी लोग पीसीएमबी वाले हो। ठीक है, गुड, वेल एंड इनफ, यू हैव टाइम टू थिंक एंड टाइम टू डिसाइड, and definitely you should have all the options in front of you. You should know that what is your interest is and what, first of all, interest के साथ आपका strength क्या है वो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर नहीं पता होगी तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जब हम लकड़ी को तोड़ते हैं तो हम सब जगह हथौड़ी मारेंगे या वो कुल्हाड़ी मारेंगे तो लकड़ी नहीं टूटती है। एक उसका पॉइंट होता है और उस पे लगातार मारने से ही वो लकड़ी टूटती है। तो आपको भी आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए इसी हिसाब से। एंड गुड इनफ, पीसीएमबी है तो आप कुछ एक 1 मंथ तक तो आई थिंक आप क्लासेस ले ही सकते हो, फिर बाकी आपकी चॉइसेस है। मैम हम्म। मैम हम लोग जो टेस्ट देंगे वो कौन से लेवल पर मतलब बोर्ड लेवल की देंगे? नीट लेवल for bio I will be giving you at the NEET level only because हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि बोर्ड लेवल कभी कभार वर्कशीट या कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, लेकिन बेसिकली अगर मैं चैप्टर्स आपको जज करूंगी तो आई विल बी टेस्टिंग यू ऑन द नीट लेवल ओनली बिकॉज दैट वाज द दैट अल्टीमेट गोल आपका वही है, तो आपको उतने लेवल पर सॉल्व करना आना चाहिए। मैम एंड इतने सारे क्वेश्चन आप all of them are MCQs. NEET is completely objective based. मैम नीट और जेई में खाली बायोलॉजी और मैथ्स के डिफरेंस हम्म, मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सेम ही रहता है, वो तो आपको पढ़ना ही है चाहे आप JEE करो या फिर नीट करो, एक ही मैम बात। हम लोग मैथ्स स्टैंडर्ड जो जेई वो स्टैंडर्ड लेता और जो नीट वो भी मुझे नहीं समझ में आया क्या। मैम मतलब अगर किसी को पीसीबी लेना है हम्म। मैम तो वो मैथ्स को अपना सपोर्ट के लिए रखते हैं मतलब उसको उस सब्जेक्ट में बस नॉलेज देना है वो भी बायोलॉजी। ओके, बट आई थिंक आपको, अगर आपने मैथ एज अल्टरनेटिव, मतलब आप उसको ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं?
Yes, ओके। हाँ, अगर आपने उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको सपोर्ट के लिए रखा है, लेकिन फिर आपको पीसीबी में तो जितनी मेहनत करनी पर उसमें इतनी तो करो कि मतलब वो सपोर्ट देने के लिए खड़ा हो पाए बेचारा। मैम क्योंकि फिजिक्स मैथ्स कितना आती है। यू वी नो दैट बिकॉज बायो, जिनका सिर्फ बायोलॉजी होता है उनको फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, सो दैट आई सेड ना, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर कैपेसिटीज बेटा। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। वो ही डिसाइड करेगी कि आप ये जो 2 साल है वो कैसे निकालते हो। स्ट्रेसफुल निकालते हो, डिग्रेड होके निकालते हो, या प्रमोट होके निकालते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। क्लियर? यस मैम कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट। हाँ, नहीं अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू विथ कार्बोहाइड्रेट। अभी डाइसैकेराइड्स बाकी है, अभी पॉलीसैकेराइड्स बाकी है। ठीक है। यस मैम। तो जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो। ठीक है। एनी अदर क्वेरी? नथिंग, अभी ना कुछ नहीं। खुशी? No, ma'am. ओके, इंद्रानी? No, ma'am. ओके, एंड कौशिकी? No, ma'am. आपका मैं नाम सही बोल रही हूँ ना? हाँ मैम। Okay, because I don't know, because in Bengali the names are bit different. So I just don't know am I going right or not. नहीं मैम। Yeah, okay, okay. Thank you so much. So next class, I think tomorrow we have biology again. Am I right? मैम शेड्यूल नहीं दिया अभी तक। Okay, whatever it will be. The next class we will be continuing with this only. हम आगे पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स और फिर पॉलीसैकेराइड्स और उसके बाद बाकी के बायोमोलिक्यूल्स। एंड नाउ द क्लास विल बी लिटिल बिट ऑन द फास्टर पेस। ओके, तो थोड़ा सा तेज हो जाएगा स्पीड, फिर उसके बाद थोड़ा और। सो दिस वाज द फर्स्ट, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेड की kept it little bit short and sweet. Understood? मैम कल क्लास होगा था क्योंकि केमिस्ट्री बोल रहे थे कि बायो वेडनेसडे एंड थर्सडे। हाँ, two मतलब days there will be bio, and when the sir will join us, सुरेंद्र सर, at that time एक दिन वो पढ़ाएंगे, एक दिन मैं पढ़ाऊंगी। बट फिलहाल अभी जब तक वो नहीं है तब तक दोनों दिन। ओके। Okay, so you can leave and have a good day. Keep yourself safe. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Okay, bye.